दोस्तों नमस्कार। रूल्स ऑफ 29 पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बालाकोट एयर स्ट्राइक की। दोस्तों फरवरी का ही महीना था, साल था 2019 का। 14 फरवरी के दिन देश में एक जबरदस्त हमला होता है भारतीय सीआरपीएफ की एक काफिले पर। एक काफिला जो अपनी मूवमेंट कर रहा था, अचानक से इस काफिले में एक कार आकर के घुस जाती है जिसमें बहुत सारा विस्फोटक लदा था। और जैसे ही कार उन विमानों से टकराती है तो एक जबरदस्त हादसा होता है, एक जबरदस्त विस्फोट होता है। और इस विस्फोट में सीआरपीएफ के 40 वीर जवान शहीद हो जाते हैं। और उस शहादत के बाद में लगातार देश उबल रहा था, देश में गुस्सा था। हर देशवासी चाहता था कि इस हमले के पीछे जो भी आरोपी हैं, जो भी जिम्मेवार हैं, उनसे एक बड़ा बदला भारत सरकार ले, भारत की फोर्सेस ले। इसके पीछे किसका हाथ था ये स्पष्ट हो चुका था। जैसे मोहम्मद ने इस कायराना हमले की जिम्मेवारी ले ली थी और ये स्पष्ट था, टारगेट स्पष्ट था कि जैसे मोहम्मद ने इस हमले को अंजाम दिया है तो अगला भारतीय फोर्सेस जो घाव करेगी वो जैसे मोहम्मद को ही करेगी, उसके आतंकी संगठन को ही करेगी। क्योंकि जैसे मोहम्मद एक बड़ा आतंकवादी संगठन है और इस संगठन का जो सरगना है वो भारत का हमेशा से मोस्ट वांटेड रहा, मसूद अजहर। 1999 में इंडियन एयरफोर्स के जिस विमान का आतंकवादियों के द्वारा अपहरण किया गया था, जिस विमान को हाईजैक किया गया था, उस समय जिस आतंकवादी को छुड़वाया गया था उसका नाम था मसूद अजहर। तो इस पूरे संगठन को हैंडल करता है मसूद अजहर। फोर्स पर भी दबाव था और भारत सरकार पर भी दबाव था कि इसको जितना हो सके जल्दी नेस्ता नाबूद किया जाए। क्योंकि ये सारे आतंकी संगठन जो थे वो पाकिस्तान की सरजमी से पल रहे थे, पोसे जा रहे थे, इसलिए पाकिस्तान भी इसमें कहीं न कहीं बुरी तरह से इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा था। और पाकिस्तान की ये हमेशा से कायराना हरकतें रही हैं कि वो भारत की जमीन पर आतंकवादी भेजता है और लगातार भारत को थोड़े थोड़े अंतराल के बाद में जख्म देता रहा था। लेकिन भारतीय फोर्सेस जो थी वो हमेशा से इन आतंकवादियों का अच्छी तरह से इलाज अपने तरीके से करती रहती है। जब पूरी तरह से देश सेना के साथ में खड़ा हुआ नजर आ रहा था और सेना को भी चाहिए था कि इस बड़े आतंकवादी हमले का बदला लिया जाए। क्योंकि कोई भी देश युद्ध में नहीं जाना चाहता है, युद्ध को लास्ट मूवमेंट तक टालने का प्रयास होता है। और ये भी था कि अगर भारत पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के कोई बड़ा हमला करता है तो पाकिस्तान हो सकता है कि इसे युद्ध की नजर से देखे और एक बड़ा युद्ध छिड़ जाए। तो किसी भी तरह से युद्ध को भी टालना था और इन आतंकवादियों को भी सबक सिखाना था। तो इस प्रकार का जो चैलेंज था वो भारत सरकार के सामने था और भारत की सेना के सामने था। अब 18 फरवरी के दिन यानी 14 तारीख को ये हमला होता है। उसके 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं जिसमें सेना तीनों अंगों के सेना प्रमुख होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं। इस प्रकार के जो हाई लेवल मीटिंग होती है उसको प्रधानमंत्री कॉल करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं। और इस मीटिंग में ये अहम फैसला लिया जाता है कि प्रधानमंत्री तीनों सेना के प्रमुख को और एनएसए अजीत डोभाल को ये खुली छूट दे देते हैं कि इस हमले का बदला हमें किसी भी कीमत पर लेना है। वो बदला कैसे लेंगे, कहां लेंगे, कब लेंगे, ये सब आपको तय करना है। जब ये पूरी खुली छूट सेना को मिल जाती है तो सेना अपने अगले नेक्स्ट टारगेट के लिए लगातार मीटिंग पर मीटिंग करना शुरू कर देती है। क्योंकि उस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, लोकसभा के चुनाव प्रचार का समय था और उस समय ये आतंकवादी हमला हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जहां कहीं भी अपनी जनसभाएं कर रहे थे तो उसमें इस हमले का जिक्र किया जा रहा था। और जब ये 18 तारीख की मीटिंग होती है तो उसके बाद में अचानक से प्रधानमंत्री इस हमले पर थोड़ा जिक्र करना कम कर देते हैं। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री लगातार इस हमले पर जिक्र करेंगे तो जो पाकिस्तान की आईएसआई है वो लगातार भारत पर नजर गड़ाई बैठी थी कि भारत इस हमले के जवाब में क्या हरकत करता है, क्या कदम उठाता है। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी भारत की हर एक हरकत पर बारीकी से नजर रखे हुई थी। अब भारत सरकार के सामने और भारतीय सेना के सामने चैलेंज ये था कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को बिना कोई भनक लगे इस बड़े हमले को, बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना है। बहुत सारी चुनौतियां थी क्योंकि किसी दूसरे देश की जमीन पर जाकर के आप किसी आतंकवादी कैंप पर हमला करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं तो वहां जो देश है
वो आप पर अंगुली उठाएगा, वो कहेगा कि हमारी जमीन में आकर के आपने कैसे हमला कर दिया। तो वो एक युद्ध जैसी स्थिति ना बन जाए, इस चीज का पूरा पूरा ख्याल रखा जाना था। उसके बाद में इस प्रधानमंत्री मोदी के साथ में हुई मीटिंग के बाद में NSA अजीत डोभाल और एयर चीफ मार्शल BS धनोआ एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं एयर फोर्स के अधिकारियों के साथ में, और एक तारीख यहाँ तय करते हैं। क्योंकि पहले इनको लगता था कि हम 20-22 तारीख के आसपास ये ऑपरेशन करें, क्योंकि 20 से 24 तारीख तक बेंगलोर में एरो इंडिया शो हो रहा था, तो जिसमें बहुत सारे दुनिया के अलग अलग बड़े बड़े देशों के जो एयरक्राफ्ट थे इस शो में हिस्सा ले रहे थे। अगर इस प्रकार का हमला होता है और जवाब में अगर पाकिस्तान कुछ भी हरकत करता है, ये शो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो एरो शो था तो आकाश में बहुत सारे जो फ्लाइट थे वो भी उड़ रहे थे, एयरक्राफ्ट भी उड़ रहे थे। तो अगर पाकिस्तान किसी प्रकार का हमला करता है तो फिर उन्हें सिक्योर करना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो ये 4 दिन जो थे इनको टाल दिया जाता है, और उसके बाद में तारीख आती है 25 तारीख की इनके सामने थी कि 25 फरवरी को हमला किया जाए। तो रो IB और इन सब से जो इनपुट निकल के आ रहा था इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से, उस इनपुट में ये स्पष्ट था कि 25 फरवरी के दिन इस आतंकवादी कैंप में 150 नए आतंकवादी भर्ती होने वाले हैं। जो भी इस कैंप में पहली बार आतंकवादी भर्ती होता था, युवा जवान लड़का होता था जिसकी उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच में होती थी, और उन्हें इस कैंप में भर्ती किया जाता था, और उसके बाद में एक खूंखार आतंकवादी बना करके इस कैंप से निकाला जाता था। तो दोस्तों, इससे पहले इंटेलिजेंस एजेंसियों के सामने यह भी था कि हम हमला जो करेंगे वो कहां करेंगे। उन्हें पहले ये डिसाइड करना था कि जैसे मोहम्मद के बहुत सारे आतंकी कैंप थे जो पाकिस्तान में संचालित हो रहे थे, और लास्ट में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी 3 बड़े आतंकवादी कैंप को जीरो इन करती है, जिसमें एक तो ये था जिस पर हमला किया गया बालाकोट, दूसरा था पाकिस्तान के पंजाब बहावलपुर जिला है, उस बहावलपुर में एक आतंकी कैंप था जिसमें इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती थी। दूसरा था POK में, जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, ना तो उसमें पाकिस्तान का हक है, भारत हमेशा से उस पर अपना अधिकार जताता रहा है और वो भारत की ही जगह है। इसलिए हमला ऐसी जगह पर करना था जहां एक तो आर्मी को बिल्कुल नुकसान ना हो, क्योंकि अगर आप आर्मी को नुकसान करते हैं, किसी दूसरे देश की फौज को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप युद्ध थोप रहे हैं, आप युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। तो भारत की सरकार और एयरफोर्स ये चाहती थी कि पाकिस्तान की आर्मी को तनिक मात्र भी नुकसान ना हो और इन आतंकवादियों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और दूसरी बात कि बहावलपुर जो था पंजाब का, वहां बहुत सारा आबादी एरिया था, यानी कि सिविलियन भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि हमें केवल उन आतंकवादियों को निशाने पर लेना है, उन पर हमला करना है, सिविलियन को किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और आर्मी को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर POK में हमला किया करते तो POK एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, हमला पाकिस्तान की मेन लैंड पर किया जाना था, और जो मेन लैंड थी वो मिड पाकिस्तान में, जो खैबर पख्तूनख्वा स्टेट है पाकिस्तान का, इस बालाकोट की एक पहाड़ी पर, जोबा टॉप इस पहाड़ी का नाम है, इस पहाड़ी पर मसूद अजहर का जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, लास्ट में इस कैंप को जीरो इन किया जाता है। और ये कैंप पहले से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगाहों में था, क्योंकि जब पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ था तो जो उसमें आतंकवादी इन्वॉल्व थे वो इसी कैंप से निकले हुए थे। 26/11 का जो मुंबई में हमला हुआ था, कसाब जो था वो भी इसी आतंकी कैंप से ट्रेनिंग लेकर के निकला था। यानी ये जो आतंकी कैंप था वो पहले से ही भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगाहों में था, और वो पहले से ही चाहते थे कि इस कैंप को जब भी मौका मिलेगा पहले इसे डिस्ट्रॉय करेंगे। तो जब लास्ट में ये सारी चीजें फाइनल हो जाती हैं कि अब हमें इस बालाकोट के जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप है इसको हमें जीरो इन करना है, टारगेट अब फाइनल हो जाता है। अब तारीख फाइनल की जानी है। तारीख फाइनल होती है 26 फरवरी की। तारीख फाइनल होने के बाद में सबसे बड़ा जो टारगेट था वो बिल्कुल साफ था, बिल्कुल स्पष्ट था, लेकिन बहुत सारे चैलेंज अभी भी बाकी थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को किसी प्रकार का कोई शक ना हो और हम सफलतापूर्वक अपने ऑपरेशन को अंजाम देते, क्योंकि जब इस प्रकार के तनाव दोनों देशों के बीच में हो जाता है तो जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है दोनों ही देशों की वो सक्रिय हो जाती है। हर देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के अपने कुछ सूत्र होते हैं, अपने लोग होते हैं, अपने जासूस होते हैं जो दुश्मन देशों में फैले रहते हैं। भारत के RNW के भी बहुत से जासूस हैं जो पाकिस्तान में
RNW के लिए काम कर रहे हैं। तो ISI के भी बहुत से स्लीपर सेल हैं जो कहीं न कहीं भारत में लुके छिपे बैठे। दोस्तों, अगर जासूस के बारे में, भारत के सबसे बड़े जासूस के बारे में आपको अगर जानना है, उसकी कहानी आपको अगर जाननी है, एक रोमांचक भरी कहानी, एक बहादुरी भरी कहानी, एक ऐसा जासूस जिसको भारत के पूरे प्रधानमंत्री ने ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। भारत के एकमात्र इतने बड़े जासूस की कहानी जिसे ब्लैक टाइगर जैसा खिताब दिया गया। तो दोस्तों, अब बहुत सारे चैलेंज सामने थे, क्योंकि ये जो ऑपरेशन निर्धारित किया गया था, बहुत कम लोगों को इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी थी। सीक्रेसी बराबर मेंटेन रखी जा रही थी। अब सबसे बड़ा टारगेट था कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई मूवमेंट होता है एयरक्राफ्ट्स का, अचानक से मूवमेंट बढ़ जाता है, या एयरबेस पर अचानक से बाहर से कोई एयरक्राफ्ट ला करके हम लैंडिंग करवाते हैं, तो पाकिस्तान की जो ISI है उसे शक हो जाएगा कि अचानक से एयरफोर्स का मूवमेंट क्यों बढ़ा है जम्मू कश्मीर में। तो जो एयरबेस एयरफोर्स को तय करना था वो जम्मू के बाहर का था। एयरबेस चुनने की जो चुनौती थी वो BS धनोआ अपने स्तर पर उससे निपटते हैं, और जो एयरबेस चुनते हैं वो ग्वालियर का चुनते हैं। यानी कि जो भी इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेंगे वो ग्वालियर एयरबेस से उड़ेंगे और पाकिस्तान में जाकर के हमला करेंगे। ग्वालियर ये तय कर लिया था कि इसी एयरबेस से एयरक्राफ्ट उड़ेंगे, तो उसके लिए वहां आना जरूरी था BS धनोआ का। सारी जो चीजें होती हैं एयरक्राफ्ट से जुड़ी हुई, पायलट से जुड़ी हुई, वो सब चीजें उनकी आंखों के सामने वो देखना चाहते थे कि कहीं कोई लास्ट में गलती ना हो जाए। इसके लिए अगर BS धनोआ अचानक से ग्वालियर आते हैं तो वो भी एक शक ISI को हो सकता है कि अचानक से एयर चीफ मार्शल जो हैं वो एक छोटे से एयरबेस पर क्यों जा रहे हैं। तो उसके लिए एक पहले से मीडिया में एक अनाउंस करवाया जाता है कि BS धनोआ वो भारत के कई एयरबेस का अचानक से इंस्पेक्शन करने वाले हैं। तो इस इंस्पेक्शन के बहाने BS धनोआ ग्वालियर एयरबेस आते हैं। जब BS धनोआ ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, एयरबेस में जाते हैं, तो उससे पहले ग्वालियर एयरबेस के कमांडिंग ऑफिसर को तक नहीं मालूम था कि आखिर में BS धनोआ जो ग्वालियर आ रहे हैं उनका मुख्य मकसद क्या है। जब वो ग्वालियर एयरबेस में आते हैं, फ्लाइट के जो पायलट होते हैं उनके साथ में मीटिंग करते हैं, कमांडिंग ऑफिसर के साथ में मीटिंग करते हैं, उसके बाद में वो उन लोगों को बताते हैं कि हम एक ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे हैं, इसलिए हम आए हैं। और वो पूरी तरह से ब्रीफ करते हैं उन्हें, और उन सारों के जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व होने वाले थे, चाहे वो पायलट हो एयरक्राफ्ट के या उन पर निगरानी रखने वाले एयरफोर्स के लोग, उन सब के मोबाइल जो फोन है वो जमा करवा लिए जाते हैं। किसी को अनुमति नहीं थी अपने फोन का इस्तेमाल करने की। पूरी तरह से गोपनीयता जो है उसे मेंटेन किया जा रहा था। किसी तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को कोई शक ना हो, इस बात का पूरा ख्याल युद्ध स्तर पर रखा जा रहा था। अब इस एयरबेस पर 12 मिराज 2000 जो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें तैयार किया जाता है कि यहाँ से 12 मिराज 2000 जो है वो फ्लाई करेंगे, उड़ान भरेंगे और पाकिस्तान के इस एरिया में जाकर के बम वर्षा कर करके वापस भारत की जमीन पर लैंड कर जाएंगे। और हमेशा से क्योंकि इस प्रकार का जब बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जाता है तो प्लान B पर भी काम किया जाता है। और 4 सुखोई 30 बरेली एयरबेस से उड़ान भरते हैं, इन्हें सपोर्ट के लिए, इन्हें कवर देने के लिए। यानी अगर बाई चांस पाकिस्तानी एयरफोर्स को मालूम चल जाता है कि भारत इस प्रकार का कोई बड़ा हमला अंजाम देने वाला है, तो इन मिराज 2000 को किसी प्रकार की कोई कांच ना आए, इसके लिए सुखोई 30 4 जो एयरक्राफ्ट हैं वो उनके साथ में उड़ान भरते हैं, उन्हें कवर देते हैं कि किसी प्रकार से पाकिस्तानी एयरफोर्स से मुकाबला किया जा सके। उसके साथ साथ में 2 IL-76 वो भी उड़ान भरते हैं। उनका काम होता है कि बाई चांस अगर किसी एयरक्राफ्ट में फ्यूल कम पड़ जाए, एक्स्ट्रा उड़ाना पड़ जाए, तो उसके लिए मिड एयर रिफ्यूलिंग की जा सके, हवा में ही वो जो तेल है फ्लाइट का वो भरा जा सके। इसलिए पूरी एक व्यवस्था कर करके इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एयरफोर्स निकल जाती है। यहाँ से ग्वालियर से 12 एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं, बाकी के बरेली से उड़ान भरते हैं, और इन सबको दिल्ली से होकर के गुजरना था। इसलिए इसको ब्लैक कॉरिडोर ATC जो है वो डिक्लेयर कर देती हैं। यानी जब ये एयरक्राफ्ट गुजरेंगे तो उस समय कोई भी आकाश में दूसरे
विमान नहीं होंगे। इस प्रकार से ये रात को 1 बजे एलओसी क्रॉस करते हैं और जैसे ही एलओसी क्रॉस करते ही अगले क्षण ये अपने आप को छुपाने के लिए बहुत नीचे फ्लाई करने लग जाते हैं, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के उस साइड बहुत सारी पहाड़ियां हैं, इस साइड हो या उस साइड, उन पहाड़ियों से भी रात का समय है बच के जाना है। और प्लस सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि पाकिस्तान का जो राडार सिस्टम है उस राडार सिस्टम को चकमा देते हुए अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करना था। अर्ली मॉर्निंग 3 बजे भारत के ये जो लड़ाकू विमान है, बमों से लदे हुए विमान, ये बालाकोट के टॉप पर पहुंच जाते हैं, जोबा टॉप की पहाड़ियों के ऊपर होते हैं और लगातार वहां से जो बम हैं वो रिलीज करना शुरू कर देते हैं। वहां पर 5 बम गिराए जाते हैं, 4 अपने स्टिक टारगेट पर जाकर के हिट करते हैं और एक बम जो होता है वो मिस हो जाता है और वो जंगल के कुछ पेड़ों के बीच में जाकर के गिर जाता है, जिससे कि बहुत सारे पेड़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और उन्हीं पेड़ों की तस्वीर पाकिस्तान ने नेक्स्ट डे मीडिया में बताई थी कि भारत का जो एयरबेस ने हमला किया है वो केवल पेड़ों पर किया है। तो वो जो एक बम था जो मिस हुआ था और वो पेड़ों के बीच में गिरा था, जिसकी वजह से बहुत सारे पेड़ गिर गए थे और वही पेड़ पाकिस्तान नेक्स्ट डे मीडिया में बताता है। जो मेन एरिया था जिस पर भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा हमला किया था, 300 आतंकवादी इस हमले में मारे गए थे और 10 बिल्डिंग थी इस 6 एकड़ के एरिया में। यानी ये पूरा जो ट्रेनिंग कैंप था ये 6 एकड़ में फैला था और 10 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इसमें थी, जिसमें कि सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की हुई थी। जो ट्रेनर था उसके लिए अलग कमरे आवंटित थे, नए लड़के जो भर्ती होने आ रहे थे उनके लिए अलग से हॉल आवंटित था, अलग से बिल्डिंग आवंटित थी। जो फिदाइनी थे उनके लिए अलग से बिल्डिंग आवंटित थी। यानी कि इस पूरे कैंप में 10 बिल्डिंग थी और 10 की 10 बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इस कैंप में एक बड़ी मस्जिद भी थी और जिस मस्जिद की दीवारों पर जो जम्मू कश्मीर और बाकी एरिया में जो भारतीय सेना से लड़ते हुए जो आतंकवादी मारे जाते हैं उन आतंकवादियों की बड़ी बड़ी सी तस्वीर लगाई थी और उन तस्वीरों पर फूलों के हार चढ़ाए थे, उन्हें शहीद का दर्जा दिया हुआ था। और जो भी नए लोग भर्ती होते थे इस ट्रेनिंग कैंप में, उन्हें उनकी जो वो आतंकवादी की कायराना हरकत है उसे बढ़ा चढ़ा करके उन नए लोगों को दिखाया जाता था, उन्हें बताया जाता था कि ये जिहाद के रास्ते पर थे, जिहाद के लिए ये शहीद हो गए। इस प्रकार से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। तो दोस्तों, बड़ा एक टारगेट भारतीय वायुसेना ने अचीव कर लिया था। बड़े आतंकी कैंप को भारतीय वायुसेना ने डिस्ट्रॉय कर लिया था, क्योंकि जब ये सारे एयरक्राफ्ट 1000 kg के जो बम हैं मिराज 2000 ने यहाँ पर गिराए थे, उस टाइम जिस टाइम ये बम गिर रहे थे उसके बाद में जो वहाँ के गांव वाले थे उनकी रिपोर्टें भी बाहर आई। उनका कहना था कि ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा अर्थक्वेक आया हो थोड़ी थोड़ी देर बाद में, जैसे कि बड़े से भूकंप के झटके लग रहे हैं, इस प्रकार से महसूस हमें हो रहा था। तो दोस्तों, जैसे ही ये विमान उस आतंकी कैंप को डिस्ट्रॉय करके भारत की जमीन पर लैंड करते हैं तो एयर चीफ मार्शल NSA अजीत डोवाल को फोन करते हैं। उन्हें कहते हैं कि ऑपरेशन बंदर इज सक्सेसफुल, यानी इस ऑपरेशन का जो नाम था वो ऑपरेशन बंदर रखा गया था। अब ऑपरेशन बंदर क्यों रखा गया, एक रिपोर्ट निकल करके आई कि ऑपरेशन बंदर नाम इसलिए रखा गया क्योंकि एक जीत का प्रतीक बंदर को समझा जाता है कि भगवान राम एक वानर की सेना लेकर के उस समय के सबसे बड़े राजा रावण के सामने जाते हैं और युद्ध जीत करके वापस आ जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बंदर रखा गया। NSA अजीत डोभाल प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन करके प्रधानमंत्री को इस बात की इतला देते हैं कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल हो गया है और कहते हैं कि उस रात प्रधानमंत्री पूरी रात नहीं सोए थे। वहां पर जो स्टाफ रहता है प्रधानमंत्री आवास में, उनका मानना है कि प्रधानमंत्री खाना खाने के बाद अमूमन कुछ देर अपनी लाइब्रेरी में समय बिताते हैं और उसके बाद में वो अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। लेकिन जिस रात ये भारतीय वायुसेना ऑपरेशन बंदर को अंजाम दे रही थी, उस रात प्रधानमंत्री खाना खाने के बाद में लाइब्रेरी में चले गए और बहुत सारा टाइम निकलने के बाद में भी प्रधानमंत्री अपने बिस्तर पर नहीं जा रहे थे। वो वहाँ कुछ फाइलों को निपटा रहे थे, कुछ पुस्तकें पढ़ रहे थे। यानी कि सुबह के 3:30 बजे तक प्रधानमंत्री लगातार एयरफोर्स के संपर्क में थे, BS धनोआ के संपर्क में थे और NSA अजीत डोभाल के संपर्क में थे। जैसे ही ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, सारे एयरक्राफ्ट भारत की जमीन पर लैंड कर जाते हैं। उसके बाद में क्योंकि सुबह का समय हो चुका है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो उसके बाद में वो अपनी योगशाला की ओर चल पड़ते हैं। तो प्रधानमंत्री इस ऑपरेशन को लेकर के कितना संजीदा थे
कि वो पल पल की अपडेट जान रहे थे, पल पल पर निगाहें रख रहे थे प्रधानमंत्री की, कहीं कोई चूक ना हो जाए। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हम सब ने देखी और एक बड़ा ऑपरेशन भारत की एयरफोर्स ने कर करके एक बड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया और एक बड़ा संदेश पूरे विश्व को दिया कि भारत पर अगर कोई अंगुली उठाएगा, भारत को अगर कोई परेशान करेगा तो उन आतंकवादियों को कहीं भी छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो दोस्तों, जब भारत ने ये ऑपरेशन किया था तो भारत को भी ये एहसास था कि पाकिस्तान हो सकता है कि कुछ हरकत करे। इसके लिए प्रधानमंत्री सुबह 9:30 बजे एक हाई लेवल अपने कैबिनेट के साथ में मीटिंग करते हैं और उसमें ये तय किया जाता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ मूवमेंट होता है, पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई हमला होता है तो हम उसे पूरी तरह से जवाब देने की मूड में होंगे। वो उस दिन भी सेना को यह खुली छूट दे देते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई अगर हरकत होती है तो उसका सही से उचित जवाब दिया जाए। तो दोस्तों, ये थी बालाकोट एयर स्ट्राइक पर जानकारी जो हमने इस वीडियो के जरिए आपके सामने लाए। और दोस्तों, इस एयर स्ट्राइक से जुड़ी हुई एक और कहानी है विंग कमांडर अभिनंदन की। बहुत सारे खुलासे एक पुस्तक अभी रिलीज हुई है, एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसमें बहुत सारे खुलासे हुए हैं जो उस समय मीडिया में नहीं हुए थे, यानी जो अंदर की बातें हैं वो निकल करके सामने आई हैं। अगर आप भी कैप्टन अभिनंदन की रिहाई के पीछे की वजह जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपकी इच्छा होगी तो हम कैप्टन विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के पीछे के जो रहस्य हैं, किन मजबूरियों में, किस दबाव में पाकिस्तान ने उन्हें महज 60 घंटों में रिहा करना पड़ा, उस पर भी एक वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप चाहेंगे कि विंग कमांडर अभिमन्यु पर भी एक वीडियो बनाया जाए और उस रिहाई पर बनाया जाए जो रिहाई उस समय महज 60 घंटों में हुई थी। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।